डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इतनी ढेर सारी तरह की लिविंग स्पीशीज मौजूद हैं अर्थ के ऊपर, इन सबको कंबाइंडली हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज यानी 17 से 18 लाख स्पीशीज के बारे में हमें नॉलेज है और इनको डिस्क्राइब किया गया है। दिस नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो अगर आपसे बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन कभी पूछी जाए या लिखनी हो तो आपको याद होना चाहिए द नंबर एंड टाइप्स, बोथ, दोनों को हमें कंसीडर करना है। अब हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी क्या होती है। तो ये जो 17 से 18 लाख स्पीशीज हैं, इनकी सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज के बेस पर अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस करते हैं, और ये जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं इन्हीं को हम टैक्सॉन कहते हैं। प्लेसिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। एक बार देखते हैं टैक्सोनॉमी। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेस पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा विच इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सा मतलब होता है ग्रुप, टैक्सोनॉमी एक ब्रॉड सेंस है ना। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इट प्रोवाइड्स टूल्स, टेक्निक्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एटसेट्रा फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज होती हैं उनका बेसिस क्या होता है, क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। तो हमें चाहिए होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी मॉर्फोलॉजी कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि उसकी एनाटॉमी क्या है। इसके अलावा उनका जो सेल होता है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। डेवलपमेंटल प्रोसेस की हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म डेवलप कैसे हुआ है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, और इकोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट में दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके साथ उनका इंटरेक्शन कैसा होता है। ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। अब टैक्सोनॉमी का प्रोसेस क्या होता है, बेसिक प्रोसेस क्या होता है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। पहले आप कैरेक्टर्स को देखेंगे, कैरेक्टर्स को देखने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वो क्या है, प्लांट है, एनिमल है या कुछ और है, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर उसको क्लासिफाई करोगे। मान लो कि वो एनिमल था तो आप क्लासिफाई करोगे कि एनिमल्स में कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा तक, कहाँ तक किसके अंदर वो आता है, आप आइडेंटिफाई करोगे। और अगर आपने कुछ नया ढूंढ लिया है तो उसका नाम भी आपको रखना होगा। दे आर द 4 बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, कैरेक्टर्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या है कैरेक्टर्स के बेस पे, फिर उनको क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर हम बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नॉमेनक्लेचर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम रखने को ही नॉमेनक्लेचर कहते हैं। सवाल होता है साइंटिफिक नेम की जरूरत क्यों होती है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक वर्नाकुलर या लोकल नेम होता है, यानी अलग अलग एरियाज में उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक आलू का एग्जांपल ले लेते हैं, हिंदी में आलू को आलू कहते हैं, इंग्लिश में उसको पोटैटो कहते हैं, एंड दूसरी लैंग्वेज में उनके और भी नाम हुआ करते हैं, पटाटे कहते हैं, उसमें फ्रेंच में कहते हैं उसको। तो मैटर ये होता है कि अलग अलग सभ्यताओं में उसी आलू के अलग अलग नाम होंगे। तो सभ्यताएं जब आपस में मिलेंगी या अलग अलग जगहों के लोग आपस में मिलेंगे तो उस चीज़ को बता नहीं पाएंगे कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो साइंटिफिक वर्ल्ड ने इससे बचने के लिए डिसाइड किया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसका एक साइंटिफिक नाम होगा, और ये साइंटिफिक नाम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, और वो साइंटिफिक नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जा सकता है, वो यूनिक होगा। तो स्टैंडर्डाइज किया गया इस प्रोसेस को। देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स such that a particular organism is known by same name all over the world. किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम हो। साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेम इन होल वर्ल्ड। प्लांट का साइंटिफिक नाम रखने के लिए जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको ICBN कहते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर। ऐसे जूलॉजिकल है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और ये एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता है। नॉमेनक्लेचर का जो मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है
उसको बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नाम होता है उसमें दो वर्ड होते हैं। पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी तीसरा वर्ड भी होता है जो ऑथर को रिप्रेजेंट करता है, यानी जिन्होंने साइंटिफिक नाम को रखा हुआ है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए एक बार इनको देखते हैं हम लोग। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय द कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने दिया था, जैसा मैंने बताया। ईच साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट्स, यानी हर एक साइंटिफिक नाम के अंदर दो कंपोनेंट हुआ करते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम, कहने का मतलब ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, यानी दूसरा जो वर्ड हुआ करता है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी जो तीसरा नाम हुआ करता है ऑथर का नाम हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मैंगो को लेते हैं, ठीक है। आम का साइंटिफिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। नॉर्मली हम मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। यहाँ पर जो मैंगीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड थर्ड वर्ड ऑथर का नाम लिन है, इसका मतलब लीनियस ने ये नाम रखा था। चलिए कुछ और जो रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो रूल नंबर 1 है कि बायोलॉजिकल नेम को हमेशा लैटिन में लिखा जाता है एंड इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है, ठीक है ना। दे आर लैटिनाइज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। और अगर मान लो कि कोई जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नाम है उनकी ओरिजिन लैटिन में नहीं है, किसी दूसरी भाषा से उनको लिया गया है, तो पहले उनको लैटिनाइज्ड किया जाता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम में जो पहला नाम होता है वो जीनस का होता है और जो दूसरा नाम होता है, सेकेंड नेम जो होता है वो स्पीशीज का होता है। बोथ द वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन, यानी कि जब आप साइंटिफिक नाम को अपने हाथ से लिखते हैं तो उसमें दोनों को सेपरेटली आप अंडरलाइन करते हैं, लेकिन अगर उसको टाइप किया जाता है तो उनको इटैलिक्स में टाइप किया जाता है हमेशा। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस starts with capital letter while the specific epithet starts with small letter, यानी जो स्पीशीज का नाम होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ करता है। होप दैट नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक्स। तो पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। प्लेसिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस ग्रुप्स कैटेगरीज based onto their similarities and dissimilarities is called classification। समानता असमानता के आधार पर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में प्लेस करने को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कॉन्वीनियंट कैटेगरीज। किसी भी चीज़ को ग्रुप किया जा सकता है बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी बड़ी आसानी से जो दिख जाने वाले कैरेक्टर्स हैं उनके आधार पर। द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर कॉन्वीनियंट कैटेगरीज इज टैक्सा। टैक्सा एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर इसको टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया डॉग्स, अगर आपसे कहा गया कैट, अगर आपसे कहा गया मैमल्स, अगर आपसे कहा जाए व्हीट, ऐसे ही राइस हो गए, या आपसे कहा जाए प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे के सारे कॉन्वीनियंट कैटेगरीज हैं और अपने आप में ये सब के सब क्या है, टैक्सा हैं। यानी कि डॉग भी टैक्सा है, कैट भी टैक्सा है, मैमल्स भी टैक्सा है, व्हीट भी टैक्सा है, राइट भी टैक्सा है। ये जितने भी कैटेगरीज ग्रुपिंग करी गई है ये सब टैक्सा हुआ करते हैं। ये जो टैक्सा हैं ये अलग अलग लेवल के टैक्सा होते हैं, एक ही लेवल के टैक्सा नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आगे हम देखते हैं, जैसे डॉग्स क्या हैं, डॉग्स आर द मैमल्स, ये मैमल्स होते हैं। और मैमल्स क्या हैं, मैमल्स आर द एनिमल्स, ये अलग अलग लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स डॉग्स, मैमल्स, एनिमल्स ऑल आर टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये तो कहानी होगी क्लासिफिकेशन की। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, सिस्टमैटिक्स की बात कर लेते हैं।
तो टेक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसके अलावा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, जब इसको भी हम कंसीडर करते हैं तो वो बन जाता है सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स इंक्लूड द टेक्सोनॉमी, ये मैंने अपने मन से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो आप समझना। सिस्टेमेटिक्स इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एज वेल एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन है, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं एक टर्म में, इसको कहते हैं टेक्सोनॉमी। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म को एक टर्म में कहते हैं फाइलोजेनी। तो मेन चीज आपको समझना है कि टेक्सोनॉमी के साथ में जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर करते हैं तो हो जाता है सिस्टेमेटिक्स। टर्म सिस्टेमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा, यानी लैटिन वर्ड सिस्टेमा था, वहां से सिस्टेमेटिक्स लिया गया है। और सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को सिस्टेमेटिक वे में अरेंज करने को ही हम क्या कहते हैं, सिस्टेमा कहते हैं। इवन जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। तो उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी के लिए भी सिस्टेमा वर्ड यहीं से लिया हुआ था। एक लाइन में सिस्टेमेटिक्स का मतलब होता है टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म्स। शुरुआती जो क्लासिफिकेशन किया गया था, अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन था वो ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बेस पर था। अब तक हमने पढ़ा है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। जब हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और सिस्टेमेटिक्स क्या होता है। प्लेसिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इनटू वेरियस टेक्सा इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ये जो वेरियस टेक्सा हैं, इन्हीं को अब हमें डिटेल में पढ़ना है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। क्लासिफिकेशन के लिए जो हम अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं, या जो अलग अलग रैंक होता है, उसको हम टैक्सॉन कहते हैं। तो आइए एक बार यहाँ पर देखते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन केवल एक ही स्टेप में नहीं होता, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, यानी कि पूरा एक सीक्वेंस होता है स्टेप्स का, एक क्रम होता है स्टेप्स का। और इसमें हर एक स्टेप जो है एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक। और ये जो रैंक है इसी को हम कैटेगरी कहते हैं। चूंकि ये कैटेगरीज टेक्सोनॉमी के लिए बनाई गई हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हर एक कैटेगरी अपने आप में यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। अच्छा, टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ग्रुप्स हैं, या जिनको हम टैक्सॉन कह रहे हैं, या जिनको हम रैंक कह रहे हैं, वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज होते हैं, केवल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं होते। क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये टोटल 7 रैंक हुआ करती हैं, 7 टैक्सॉन्स हुआ करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर। किंगडम की बात कर लेते हैं, दैट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, और स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी। इसके बाद आता है फाइलम। यहाँ पे समझने वाली बात है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें फाइलम आता है, लेकिन प्लांट्स के लिए हम डिवीजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हम एनिमल को क्लासीफाई करेंगे तो किंगडम के बाद फाइलम आएगा, लेकिन अगर प्लांट को क्लासीफाई करेंगे तो किंगडम के बाद डिवीजन आएगा। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किस आधार पे इन कैटेगरीज में प्लेस किया जाता है, यानी फाइलम से लेकर के स्पीशीज तक क्या उनका बेस होता है, तो वो बेस होता है दैट इज द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। जो कॉमन कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है, और डिफरेंट कैरेक्टर वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सेपरेट अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्पीशीज। स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। ये मूलभूत समानताएं यानी फंडामेंटल सिमिलरिटीज का क्या मतलब है, बाहर से दिखने में वो सेम होने चाहिए, यानी मार्फोलॉजी सेम होनी चाहिए, एनाटॉमी उनकी सेम होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री उनकी सेम होनी चाहिए, साइटोकेमिकल फीचर्स उनके सेम होने चाहिए। इनके अलावा आपस में फ्रीली इंटरब्रीडिंग उनके अंदर होनी चाहिए। ये फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं।
वन स्पीशीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं स्पीशीज के, मैंगो, पोटैटो, लायन एंड ह्यूमंस। मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं, लायन पैंथेरा लियो एंड ह्यूमंस को होमो सेपियंस कहते हैं। यहाँ पर इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो एंड सेपियंस ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वर्ड सोलेनम पैंथेरा मैंगीफेरा, होमो आर द जेनरा एंड रिप्रेजेंट्स एनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन, यानी स्पीशीज से ऊपर कौन होता है? जीनस हुआ करता है। सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि आलू, ठीक है, इसमें सोलेनम जीनस है, ट्यूबरोसम पोटैटो को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ट्यूबरोसम के अलावा दूसरी स्पीशीज भी होती हैं इनके अंदर। सोलेनम नाइग्रम, मकोई को कहते हैं सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोंजिना, ब्रिंजल को कहते हैं सोलेनम मेलोंजिना, यानी कि मकोई, ब्रिंजल एंड पोटैटो दे आर डिफरेंट स्पीशीज रिलेटेड टू द सेम जेनरा, यानी अलग स्पीशीज होती हैं लेकिन एक ही जेनरा से बिलोंग करते हैं। पैंथेरा लियो रिप्रेजेंट्स द लायन, पैंथेरा टाइग्रिस रिप्रेजेंट द टाइगर। तो यहाँ पर पैंथेरा कॉमन जीनस है, यानी एक ही जीनस अधिक स्पीशीज होती हैं जो मिलती जुलती हैं। सोलेनम के अंदर देखिए एक ही जीनस है, पोटैटो, मकोई एंड ब्रिंजल ये मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। होप दैट आपको स्पीशीज समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट द हायर कैटेगरी, यानी स्पीशीज से जो जस्ट ऊपर होता है जीनस। ऐसी स्पीशीज जिनमें कॉमन फीचर्स होते हैं उनको मिलाकर के किसी एक जीनस में प्लेस कर दिया जाता है। हेंस जीनस इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। चलिए देखते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। एक जेनरा में जितनी स्पीशीज होती हैं वो दूसरे जेनरा की स्पीशीज से क्या होती हैं? वो अलग हुआ करती हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन एक ही जेनरा में जो स्पीशीज होती हैं उनमें फीचर्स सेम होंगे। जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, इसी चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पोटैटो, मकोई एंड ब्रिंजल ये अलग अलग स्पीशीज होती हैं लेकिन इनमें फीचर्स जो है कॉमन होते हैं। तो इन तीनों स्पीशीज को एक ही जीनस सोलेनम में प्लेस किया गया है। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोंजिना। लायन इज द पैंथेरा लियो, लेपर्ड तेंदुआ इज द पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर इज द पैंथेरा टाइग्रिस। टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, इनको बिग कैट्स कहते हैं और जो हमारे घरों में मिलती हैं उनको स्मॉल कैट्स कहते हैं। तो क्या ये भी सेम जीनस से बिलोंग करते हैं? जी नहीं, बिल्लियों का अलग ग्रुप होता है और जो बिग कैट्स होती हैं उनका अलग ग्रुप हुआ करता है। यहाँ पे देखते हैं जीनस पैंथेरा डिफर्स फ्रॉम एनदर जीनस फेलिस। ये जो फेलिस होता है ये कैट्स यानी जो बिल्लियां होती हैं, छोटी बिल्लियां, उनका जीनस होता है फेलिस, और जो पैंथेरा होता है वो बिग कैट्स का जीनस हुआ करता है। अब हमें स्टार्ट करना है फैमिली। इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस और स्पीशीज। कहने का मतलब होता है कि स्पीशीज लेवल पर सिमिलरिटीज ज़्यादा होंगी, जीनस पे सिमिलरिटीज कम हो जाएंगी, और फैमिली की बात करें तो सिमिलरिटीज और कम हो जाएंगी। द प्लांट फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, यानी जो प्लांट फैमिलीज हुआ करती हैं उनको जब हम कैरेक्टराइज करते हैं तो उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी लेते हैं और उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी लेते हैं। अब यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। जैसे कि प्लांट की रूट कैसी है, टैप रूट सिस्टम है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, स्टेम कैसा है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो गए। जब हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो जो फ्लावर्स हैं उनमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनेसियम का म्यूचुअल अरेंजमेंट कैसा होता है। फैमिली सोलेनेसी के अंदर यहाँ पे 3 जेनेरा इंक्लूड किया गया है, जेनेरा सोलेनम, जेनेरा पिट्यूनिया एंड जेनेरा दतूरा। Solenum, Petunia and Datura, they are different genera but they have the some common characters, that's why they are placed in a single family Solanaceae. In the same way genus Panthera, Panthera genus किसका होता है? Lion, Tiger, Leopard. Genus Panthera and genus Felis
They are different genus but they have some common characters. That's why they are placed in family Felidae. इनको Felidae फैमिली में प्लेस किया गया है। जो रिलेटेड फैमिलीज होती हैं उनको ऑर्डर में प्लेस किया जाता है। ऑर्डर, इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज विच एक्सिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। स्पीशीज से किंगडम की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर्स या सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उनका नंबर डिक्रीज होता चलेगा। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एक्सिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में प्लांट फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी को प्लेस किया गया है। कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी के फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पर इन दोनों फैमिलीज को ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में प्लेस किया गया है। ऐसे ही ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा के अंदर डॉग एंड कैट दोनों को रखा गया है, यानी फैमिली फेलिडी एंड फैमिली कैनिडी बोथ आर प्लेस्ड इनटू द ऑर्डर कार्निवोरा। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। फैमिली एंड ऑर्डर अब तक हमने कंप्लीट किया है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास। क्लास इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से चल रहे हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। इन द सेम वे क्लास जो है ऑर्डर से नेक्स्ट हायर रैंक की टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। जैसे कि प्लांट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो प्लांट के अंदर डाइकॉट क्लास, डाइकॉटिलीडनी क्लास होता है और इसके अंदर ऑर्डर सेपिनडेल्स एंड ऑर्डर पॉलीमोनियल्स को प्लेस किया गया है। ऐसे ही हम एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में क्लास मेमेलिया होता है। क्लास मेमेलिया में मैमल्स को प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्निवोरा को प्लेस किया गया है एंड प्राइमेटा को प्लेस किया गया है। प्राइमेटा के अंदर मंकी, चिंपैंजी, ओरंगुटान, होमोसेपियंस प्राइमेट्स हुआ करते हैं, इनको प्लेस किया गया है क्लास मेमेलिया में। फाइलम इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, यानी वो क्लासेस जिनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं उनको एक फाइलम के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में फाइलम कॉर्डेटा होता है। कॉर्डेटा किसे कहते हैं? जिसके अंदर नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल हॉरो न्यूरल कैनाल हुआ करता है। ऐसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में डाइकॉट एंड मोनोकॉट क्लास होते हैं और ये आते हैं डिवीजन एंजियोस्पर्म में। तो डिवीजन एंजियोस्पर्म में डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स आते हैं। It is the highest category in hierarchy with related phyla divisions, यानी कि ऐसे फाइलम जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हुआ करते हैं उनको उठा करके किंगडम बनाते हैं। जैसे कि किंगडम एनिमेलिया, इसमें सारे के सारे एनिमल्स आते हैं, और किंगडम प्लांटी, इसमें सारे के सारे प्लांट्स आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेक्सोनॉमिक एड्स पर जाने से पहले हम कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के एग्जाम्पल लेंगे और उनकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले मैन की बात कर लेते हैं। तो मैन का फाइलम कॉर्डेटा होता है, क्लास मेमेलिया होता है, ऑर्डर प्राइमेटा होता है। फैमिली की बात करें तो होमोनिडी फैमिली से बिलोंग करता है, जीनस होमो है एंड बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस है। अब हम बात करेंगे हाउस फ्लाई की। फाइलम आर्थ्रोपोडा है। क्यों? क्योंकि इनमें ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। ये आगे आएगा क्लासिफिकेशन तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मस्टिडी एंड जीनस मस्का एंड बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट में स्टार्ट करते हैं मैंगो से। मैंगो बिलोंग्स टू द किंगडम प्लांटी एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकॉटिलीडनी, यानी मैंगो डाइकॉट होता है, ऑर्डर सेपिनडेल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मैंगीफेरा, बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका। ये एक डाइकॉट का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लेंगे मोनोकॉट का एग्जाम्पल जो कि व्हीट है। व्हीट में भी किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास मोनोकॉटिलीडनी एंड ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम एंड बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिबम। होप दैट आपको ये चारों एग्जाम्पल्स लर्न होंगे और इनकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी आप लर्न कर लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्सोनॉमिक एड्स। टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ सैंपल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट और एनिमल के नमूने यानी स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है।
टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एसेंशियल एंड इज प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडी। टेक्सोनॉमिक स्टडीज की आवश्यकता ही क्यों होती है? दे आर हेल्पफुल इन एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री। इन शॉर्ट फॉर्म ये हमें बायो रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं, उन बायो रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी के बारे में बताते हैं, और इनके अलावा सिस्टेमेटिक्स की ट्रेनिंग में भी ये इन्वॉल्व हुआ करते हैं। दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। टेक्सोनॉमिक स्टडीज इनमें हेल्प करती हैं आइडेंटिफिकेशन में, ऑर्गेनिज्म के उनके क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स, ऐसा कुछ जो टेक्सोनॉमी में हेल्प करे उसको टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। टेक्सोनॉमिक एड्स आर सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, यानी ये कुछ प्रोसीजर और टेक्निक्स होती हैं किस चीज़ के लिए? टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज ए स्पेसिमेन, यानी ये किसी स्पेसिमेन के बारे में इंफॉर्मेशन और खुद स्पेसिमेन को प्रिजर्व करना है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, स्पेसिमेन को प्रिजर्व करना है, और ये दोनों करने के लिए जिन प्रोसीजर और टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं को टेक्सोनॉमिक एड कहते हैं। हार्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क की फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, ये 9 टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द हार्बेरियम। हार्बेरियम एग्जैक्टली होता क्या है? तो प्लांट या प्लांट पार्ट को लेते हैं, उनको सुखा देते हैं, एकदम ड्राई कर देते हैं, और एक पेपर की शीट हुआ करती है, उस शीट के ऊपर उसको चिपका देते हैं। चिपका करके उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि वो प्लांट कहाँ से कलेक्ट किया गया था, किस डेट को कलेक्ट किया गया था, प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है, प्लांट का लोकल नाम क्या है, एंड सो ऑन। ये सारी इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ द फैमिली वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन शीट पे लिख देते हैं या लेबल कर देते हैं, और इस शीट को फिर रख देते हैं फ्यूचर के लिए यूज़ करने के लिए। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स, यानी प्लांट स्पेसिमेन को जो कलेक्ट किया गया है उनका स्टोर हाउस होता है हार्बेरियम। और ये जो प्लांट स्पेसिमेंट्स होते हैं इनको सुखाया जाता है, प्रेस किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इन शीट्स को अरेंज करने का एक सिस्टम होता है। तो ये जो शीट होती है ये लेबल होती है या इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। पहली इन्फॉर्मेशन होती है डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, यानी उस प्लांट स्पेसिमेन को कहाँ पे कलेक्ट किया गया था। सेकेंड, जो प्लांट है उसका इंग्लिश में क्या नाम होता है, जिस जगह पे उसको कलेक्ट किया गया है वहाँ पे वर्नाकुलर नेम या लोकल नाम क्या है, और उस प्लांट का साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम क्या है। इसके बाद प्लांट जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली का भी नाम मेंशन होना चाहिए, और सबसे लास्ट में जिन्होंने कलेक्ट किया है उस प्लांट स्पेसिमेन को वो भी अपना नाम लिखते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं जो हार्बेरियम शीट के ऊपर मौजूद हुआ करती हैं। दीज स्पेसिमेन ऑन हार्बेरियम शीट्स बिकम ए स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज, यानी हार्बेरियम शीट के ऊपर ये जो स्पेसिमेंट्स को चिपकाया गया है, ड्राई किया गया है, अब ये फ्यूचर यूज के लिए इनको स्टोर कर लिया जाता है। हार्बेरियम ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज, यानी टेक्सोनॉमिक स्टडीज में तुरंत रेफरेंस के लिए हार्बेरियम का यूज़ किया जाता है। तो होप दैट हार्बेरियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे बॉटेनिकल गार्डन। नाम से ही पता है गार्डन, जिसमें पेड़ पौधे प्लांट्स को हमें ग्रो करवाना होता है, वो गार्डन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो बॉटेनिकल गार्डन होते हैं यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड प्लांट को लिविंग स्टेट में उनको मेंटेन किया जाता है। बॉटेनिकल गार्डन्स दे हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स, यानी लिविंग प्लांट, हम गार्डन में तो लिविंग ही प्लांट ही होता है। फॉर रेफरेंस, यानी रेफरेंस के लिए लिविंग प्लांट हुआ करते हैं। पर्पस क्या होता है बॉटेनिकल गार्डन का? पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है।
ईच प्लांट इज लेबल्ड, यानी जो भी प्लांट ग्रो करवाया गया है उनको लेबल किया जाता है, और इस लेबल में क्या होता है, उसका साइंटिफिक नाम मेंशन किया जाता है और उसकी फैमिली को मेंशन किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जो बॉटेनिकल गार्डन्स के हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, जिसे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कहते हैं। इंडिया के अंदर हावड़ा, जो कोलकाता के पास में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर इंडियन बॉटेनिकल गार्डन है, दैट इज द लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इन इंडिया। इनके अलावा यूपी के लखनऊ में नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NBRI, ये भी बहुत बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है। अगला टेक्सोनॉमिक एड है म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है, ऐसा कोई प्लेस जहां पर डेड प्लांट या प्लांट पार्ट, डेड एनिमल या एनिमल पार्ट को प्रिजर्व किया जाता हो, उसको म्यूजियम कहते हैं। ये जो प्लांट या एनिमल्स होते हैं इनको वेट फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है या ड्राई फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट या कौन सा एनिमल है, या कौन से प्लांट के पार्ट को या एनिमल के पार्ट को प्रिजर्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट द म्यूजियम। इट इज द कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस, यानी यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। किस लिए करेंगे भाई, देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, रेफरेंस के लिए। जैसे इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट को प्रिजर्व करना है तो आप क्या करोगे, पहले इंसेक्ट को कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने के बाद उसको मारोगे और उसके बाद उसको स्पेशल बॉक्सेस में पिन से उसको धसा देते हैं और फिक्स कर देते हैं, उसको बन गया म्यूजियम। लार्जर एनिमल्स की अगर हम बात करें, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, तो इनको पहले स्टफ्ड किया जाता है फिर प्रिजर्व किया जाता है। स्टफ्ड करने का मतलब क्या होता है, इनकी स्किन निकाल ली जाती है और उसके अंदर कुछ भर दिया जाता है, जैसे कॉटन हो गया, ऊल हो गया, कुछ भर दिया जाता है और फिर उनको प्रिजर्व करते हैं बड़े एनिमल्स में। म्यूजियम में स्केलेटन भी मिलते हैं, बड़े बड़े म्यूजियम में डायनासोर के स्केलेटन मिलते हैं या दूसरे एनिमल्स के भी स्केलेटन मिलते हैं, तो उनको भी म्यूजियम के अंदर स्टोर किया जाता है। तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा म्यूजियम क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। जूलॉजिकल पार्क, इनको हम चिड़ियाघर कहते हैं या जू कहते हैं, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से ले आकर के मेन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से। जूलॉजिकल पार्क, दीज आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर। ये जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं एक ex-situ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी भी होते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बस दिमाग में बिठा लो। ex-situ कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर मैन मेड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में उनको प्रोटेक्ट करना ex-situ कंजर्वेशन कहलाता है। दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जू, इनको जू कहते हैं। दीज पार्क्स इनेबल अस टू लर्न अबाउट द फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी जो जंगली जानवर है वो क्या खाते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो दैट आपको समझ में आ गया होगा म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क्स की एक आइडेंटिफिकेशन टूल होता है, जिसके बेस पर हम क्लियरली किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी टेक्सॉन को आइडेंटिफाई करते हैं। की इज द अनदर आइडेंटिफिकेशन टूल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, यानी कीज जो है समानता और असमानता के बेस पर बनी होती हैं। हर एक की के अंदर वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं और इन वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में सेपरेट कैरेक्टर को हम लीड कहते हैं और दोनों को एक साथ मिला करके हम कपलेट कहते हैं। तो हर एक जो की बना होता है वो वन कपलेट का बना होता है और कपलेट की जो दोनों लीड्स होती हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग, यानी उनका जो मतलब होता है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल अपोजिट हुआ करता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, स्किन ऑफ फ्रूट इज थिन सॉफ्ट देन एडिबल, यानी कि अगर किसी फ्रूट की जो स्किन है अगर वो बहुत पतली है, सॉफ्ट है, तो फ्रूट एडिबल है यानी खाने लायक है, और अगर किसी फ्रूट की स्किन थिक है, लेदरी है, तो वो खाने लायक नहीं है। यहाँ पे दो सेंटेंस आपको मिले, दोनों एक दूसरे के कंट्रास्टिंग हैं। ये दोनों एक लीड हो गई, अलग अलग लीड हो गई। ये दोनों लीड एक साथ मौजूद हैं कपलेट के फॉर्म में, इसी को की कहते हैं। अब इस की के बेस पर
आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से फ्रूट को हम खा सकते हैं और कौन से फ्रूट को हम नहीं खा सकते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है की का, तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, वन इज एक्सेप्टेड अदर इज रिजेक्टेड। अब यहाँ पे जैसे दो चॉइस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करोगे और एक को रिजेक्ट कर दोगे। सो ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रिक्वायर्स सेपरेट की। जैसे कि किंगडम के लिए अलग की होगी, फाइलम डिवीजन के लिए अलग की होगी, क्लास के लिए अलग की होंगी, ऑर्डर के लिए अलग की होंगी एंड सो ऑन। तो हर एक जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या टेक्सॉन होता है उनके लिए सेपरेट कीज हुआ करती हैं। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, यानी कि एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है कीज को। तो होप दैट कीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टेक्सोनॉमिक एड, जिसको हम कहते हैं फ्लोरा। फ्लोरा एंड फ्यूना, प्लांट को जब डिस्क्राइब करते हैं हैबिटेट के साथ में तो फ्लोरा हो गया, और एनिमल को उसके हैबिटेट के साथ में डिस्क्राइब करते हैं तो फ्यूना हो गया। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए प्लांट या एनिमल का। तो फ्लोरा को एक लाइन में डिफाइन करते हैं। इट कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट्स। और एक्चुअल में क्या होता है, प्लांट का इंडेक्स हुआ करता है। बहुत सिंपल टर्म्स में आप समझ लीजिए, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, हैबिटेट and distribution of plants in given area और index of plant species found in particular area is called flora। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मैनुअल। मैनुअल पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली जो स्पीशीज होती हैं उनके नाम के आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। किसी भी एक टेक्सॉन की कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन होती है उसको मोनोग्राफ कहते हैं। एंड लास्ट वाला आता है कैटलॉग। कैटलॉग और कुछ नहीं है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइबिंग देयर फीचर्स। कैटलॉग में स्पीशीज का जो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होगा और इसके साथ उनके जो कुछ फीचर्स होंगे उनको भी डिस्क्राइब किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया टोटल 9 टेक्सोनॉमिक एड्स। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो लास्ट वाले आपने पढ़े हैं फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।